हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आए हैं आज फिर से क्लास 9 फोटोसिंथेसिस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उस वीडियो को लेकर। उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। उस फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग एक बार फिर से अगर बोले तो उसमें सारा फोटोसिंथेसिस कवर हो चुका था। सिर्फ जो मेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मतलब ये प्रोसेस क्या कैरी आउट, मतलब क्या क्या चीज़ लगते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, इस प्रोसेस को हम लोग नहीं कवर किए थे डिटेल्स में। और हम बताए भी थे वीडियो में कि आप लोग एक अलग से वीडियो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो उसी को लेकर आज हम लोग आपके सामने आए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको ये समझ में भी आएगा। तो जैसे देख रहे हैं हम पूरा बोर्ड में ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ऊपर हेडिंग देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे मैकेनिज्म का मतलब है प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों पार्ट आएंगे। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या लिखा, लाइट डिपेंडेंट फेज, मतलब ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कहां पर होता है, टेक्स पार्ट इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टिश्यू। ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टिश्यू मतलब क्लोरोप्लास्ट जो टिश्यू है उसके दो भाग है, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना पार्ट में आपका ये भाग प्रोसेस कैरी आउट होता है। स्टेप्स देख लीजिए, एक एक करके 4 स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। माने सबसे पहला जो प्रोसेस है कि सनलाइट जब पत्ती में या हरे भागों में पड़ता है तो क्लोरोफिल जब उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। क्यों एक्टिवेट होता है ना, सनलाइट के अंदर फोटोन और क्वांटोसोम्स ये उपस्थित होते हैं, ये पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं जो एनर्जाइज पार्टिकल्स होते हैं। और उसी एनर्जाइज पार्टिकल्स को जब क्लोरोफिल एक्सेप्ट करता है तो क्लोरोफिल भी ऑब्वियसली क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। इसलिए हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सेकंड में देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में हमने क्या लिखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो पत्ती में या हरे भागों में उपस्थित है उसको इस तरीके से 2 भागों में बांटा जाता है। 4 आयंस हाइड्रोक्सिल OH- और 4 हाइड्रोजन आयंस। ये 4 हाइड्रोक्सिल आयंस आगे जाकर इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये O2 लिबरेट हो रहा है। दिस इज द बाई प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ख्याल करिएगा, ये आपको पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट होने के बाद इसको विखंडित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके क्या तैयार होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वापस तैयार होते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये लाइट फेज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ये NADPH2 का फुल फॉर्म भी आप लोगों को फुल फॉर्म्स बहुत सारा है इस पार्ट में जो कि आपको याद करना है। NADP जो कि पौधे के हिस्सों में पाए जाते हैं, ये इस हाइड्रोजन को पाकर H2 जो यहाँ से लिबरेट हो रहा है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ लिबरेट है। इसी हाइड्रोजन आयंस को यहाँ इसके साथ जुड़कर ये NADPH2 तैयार हुए हैं। ये थर्ड प्रोसेस है। फोर्थ प्रोसेस है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन? तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तैयार होता है, वो क्या है, ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। ये ATP क्या है ना, ATP मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के करेंसी के रूप में संचित रहता है, मीन स्टोर्ड रहता है। जैसे हमारे पॉकेट में पैसा रहता है तो हम लोग उससे कुछ खरीदते इस्तेमाल करते हैं उसका, ठीक उसी तरह हमें जब एनर्जी का जरूरत होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर ये ATP स्टोर्ड रहते हैं और इसी ATP को हम लोग डिकम्पोज करके अपना एनर्जी का जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। तो ये ATP जो तैयार होता है ADP से, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इसको ATP में बदलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इस तरह से देखिए एंड प्रोडक्ट हम लोग यहाँ अलग से लिखे हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज, लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं, NADPH2 जो यहाँ बना है, O2 जो लिबरेट हुआ है बाई प्रोडक्ट के रूप में फोटोलाइसिस में, ATP जो यहाँ पे तैयार हुआ है, और H2O वो भी यहाँ पे बना है फोटोलाइसिस में। तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा, जो मैं यहाँ अलग से बॉक्स में लिखा हूँ,
कंपोनेंट्स नीडेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस फेज, मतलब जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले सनलाइट, फिर क्लोरोफिल और वाटर, NADP और ADP। ये जो दोनों जन हैं ये पौधों में पाए जाते हैं, ये भी पौधों में पाए जाते हैं। ये H2O और सनलाइट हम लोग पिछले क्लास में ही बोले थे कि अलग से पौधों को बाहर से लेना पड़ता है, और ये दोनों पौधे बाहर से ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये लाइट रिएक्शन प्रोसेस हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं। मेनली इसके दो भाग होते हैं, आप लोग के बुक्स में भी आप लोग देखोगे कि ये 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट और नंबर 4 पॉइंट इज द मेन पॉइंट। इसके अलावा जो और डिटेल्स में है ये मैंने अलग से इसलिए तोड़ तोड़ के दिया, इसमें हर एक पॉइंट को बहुत एक्यूरेटली लिखा गया है। तो आप इस जरूर चीज में ख्याल करिए, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अंदर से आ सकते हैं। तो अगर अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है, किसके बाद क्या हो रहा है, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल सिर्फ डेफिनेशंस नहीं पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस के अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ज्ञान को परीक्षा करता है कि आप कितना जानते हो, आपके नॉलेज के डेप्थ को देखता है कि वो कितना है। इसीलिए आप हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। इसका फोटो भी आप लोग ले लीजिएगा, मैं भेज दूंगा आप लोग को। तो इस तरीके से ये जो चारों स्टेप्स हैं ये लाइट रिएक्शन का डिटेल्स में भाग है। अब हम लोग आए हैं लाइट फेज के बाद डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत पढ़ने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग को ये मालूम ही नहीं था कि अंधेरे में भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। ये एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन में इसका दो और नाम है जो मैंने लिख दिया है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन और केल्विन साइकिल। दोनों के अलग अलग कारण है। ब्लैकमैन साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इनका आविष्कार किया उनके नाम पर ये रखा गया है, और केल्विन साइकिल इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं कि ए चेन ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर्मिंग वेरियस अनस्टेबल कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म्स एंड डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस अनदर कंपाउंड। मतलब इसमें एक रिएक्शन नहीं होती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और एक के बाद एक निरंतर रूप से चलते रहते हैं। और चूंकि इसमें कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं और उसके बाद वो वापस वो लोग क्या होते हैं, अनस्टेबल होने के कारण ये विखंडित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, करके एक दूसरा कंपाउंड तैयार करते हैं। और इसी साइकिल के कारण इसका नाम रखा गया है केल्विन साइकिल। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कि सबसे पहले ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज का मतलब इसमें लाइट होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात ये अंधकार अवस्था में भी ये जारी रहेगा। टेक्स पार्ट इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टिश्यू। ये हम लोग लाइट फेज में भी बताए थे आपको कि उसमें ग्रेना पार्ट था और इसमें स्ट्रोमा पार्ट है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स नीडेड इन दिस फेज। इस अवस्था में क्या क्या उपादानों की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH2, RUBP और ATP, जिनमें से ये दोनों हम लोग को लाइट फेज से मिल रहा है। RUBP पौधों के अंदर पाए जाते हैं और CO2 पौधे बाहर से ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से ये सब उपादान इस प्रोसेस के लिए आवश्यक है, मतलब ये डार्क फेज के लिए ये चारों उपादान आवश्यक है। ये सब पॉइंट्स आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि इसमें होता क्या है। ये चेन ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक चेन बने क्रमांतर रूप से बहुत सारी प्रक्रियाएं एक के बाद एक लगातार रूप से होते रहते हैं, जिसमें अनस्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड्स माने स्थायी यौगिक नहीं बनते हैं। यौगिक बनते हैं लेकिन वो उसके बाद विखंडित होकर एक दूसरा यौगिक का निर्माण करते हैं। PGA is the first compound produced in this phase। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि इस अवस्था में, डार्क अवस्था में सबसे पहला कंपाउंड जो बनता है उसका नाम बताइए, और उसका नाम है PGA। अब हम लोग रिएक्शंस में चले आए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये रिएक्शंस को भी आपको नोट डाउन कर लेने होंगे। इसमें मैंने डिटेल्स में लिखा नहीं, जो आपके नोट्स में है आप लोग देख लीजिएगा, या आप लोग खुद जो नए मेरे विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, जो और व्यूअर्स हैं, उन लोग के लिए मैं बता दूं कि आप लोग इसको अपने लाइन में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो इस रिएक्शन को देखकर, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो आप पहले क्या देख रहे हो कि CO2 और RUBP पहले 6 कार्बन कंपाउंड बना रहा है, आगे जाकर ये 12 PGA तैयार हो रहा है। ये 12 PGA सेकेंड फेज में 12 ATP के साथ रिएक्ट करके DPGA बना रहा है। ये DPGA वापस विखंडित होकर PGLD बना रहा है। इसको ख्याल करिएगा, 12 PGLD बन रहा है। साइड में और भी बाई प्रोडक्ट्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंस है।
तो ये 12 पीजीए में से 10 और 2 अलग अलग हो जा रहे हैं। 10 पीजीएलडी वापस जाके आरयूबीपी बना रहा है जो फर्स्ट फेज में फिर लग जाएगा, और जो बचा 2 पीजीएलडी है 12, टोटल 12 है, 12 बने हैं, 10 लग जा रहे हैं वापस इसको बनाने में, आरयूबीपी बनाने में, क्योंकि आरयूबीपी फर्स्ट फेज में फिर लगेगा। और जो 2 पीजीएलडी है, ये 2 पीजीएलडी आपका ग्लूकोज तैयार कर रहा है जो पौधे का भोजन है, जिसके लिए ये सारा प्रोसेस है, ये 2 पीजीएलडी तैयार कर रहा है। लेकिन आप बोलोगे तब तो पीजीएलडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये सारे अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, आप इसको अलग से नहीं पाओगे कहीं पर। तो इसीलिए ये सारे रिएक्शंस के बाद ये बनते हैं और अल्टीमेटली जाकर ये ग्लूकोज तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से एंड प्रोडक्ट्स माने अंत में इस डार्क अवस्था माने डार्क फेज के एंड में क्या क्या मिला हमें। तो आप क्या देख रहे हो, ऑब्वियसली हमारा भोजन मिला जिसके लिए पूरा प्रोसेस है, और क्या मिला, आरयूबीपी जो इसमें बार बार लगते हैं, और क्या मिला, एडीपी, ये एडीपी लाइट फेज में वापस फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी बनाएगा, याद है ना, हम लोग लाइट फेज में लिखे थे पॉइंट नंबर 4 में, और एनएडीपी जो पॉइंट नंबर 3 में वापस लगेगा। अर्थात सोचने वाली बात यह है कि अगर आप ध्यान से इन दोनों, इसके आगे वाला और ये वाला दोनों पॉइंट उतार लिए हो, तो आप देखोगे कि इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स वापस लाइट फेज में लग जाते हैं, और लाइट फेज का जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके लाइट यहाँ कंपोनेंट्स में लग जाते हैं। तो इस तरीके से लाइट फेज और डार्क फेज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, and that is why both these processes are carried out simultaneously in a plant body throughout all the time. During daytime the light phase happens, and during night time the light independent phase, that is the dark reaction, takes place. In this way photosynthesis process is carried out. मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अब ये प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल्स समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, और इसके बारे में कुछ भी छोटे मोटे क्वेश्चंस जहां से भी पूछे जाएंगे वो आप आसानी से उत्तर दे सकोगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, और आगे भी इस तरह का वीडियोस हम बनाते रहेंगे, और आप लोग का भी कुछ डिमांड रहेगा तो ज़रूर बताइएगा, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।